सभी को नमस्कार। मैक्स मूलर पर अपने यूट्यूब के इस चैनल पर मैं विस्तार से कहूँगा। यह बात मेरे मन में 3 वर्षों से कम है। कह नहीं पाया। इस बीच मैंने पूर्व और पश्चिम का संवाद शीर्षक से श्रृंखला शुरू की थी। उसमें मैंने विलियम जोन्स पर कहा था और उसमें भी विचार था कि आगे मैं मैक्स मूलर तथा अन्य जो यूरोप के प्राच्य विद्याविद हैं, संस्कृतज्ञ हैं, पंडित हैं, उन पर चर्चा करूंगा। पर अन्य विषय सामने आते गए और वह सिलसिला चल नहीं पाया। अब मैं मैक्स मूलर पर चर्चा करूंगा। मैक्स मूलर पर मेरे पास सामग्री इतनी अधिक है कि एक वक्तव्य में इस चैनल पर उसको समेटना कठिन है। इसलिए 2 या उससे अधिक वक्तव्य हो सकते हैं। मेरा अनुरोध जो लोग सुन रहे हैं आप सभी से यह है कि मेरे ये वक्तव्य पूरे सुने, आद्यंत सुने और त्वरित टिप्पणी न करें। पूरा जब मैं बोल चुकूं, दूसरा या तीसरा भी वक्तव्य यदि मैं दूं, तो उसके पश्चात मुझे सुझाएं कि मुझसे कहाँ क्या चूक हुई है और क्या छूट गया है, और मेरे साथ बने रहें। मैं मैक्स मूलर पर मेरे पास जो प्रामाणिक स्रोत हैं उनके आधार पर बोलूंगा। और मैक्स मूलर पर जो अनर्गल बातें कही जा रही हैं मीडिया पर, कीचड़ उन पर उछाली जाती है और कुछ गाली भी उनको दी जाती है, वो मेरे लिए प्रामाणिक स्रोत नहीं है, क्योंकि वे अधूरा सत्य हुआ करते हैं। और अधूरा सत्य झूठ से कहीं कई गुना अधिक खतरनाक हुआ करता है। और बहुत त्वरा में, जल्दबाजी में इस तरह की बातें अविवेकी, अपंडित और अनपढ़ लोगों के द्वारा मैक्स मुलर को लेके कही जाती रही हैं, जिनकी भाषा की तमीज संदिग्ध है। संस्कृत से उनको कोई लेना देना नहीं है, भारतीय ज्ञान परंपराओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। उन पर मैं कभी वक्त होगा तो चर्चा करूंगा। पर मैं मैक्स मूलर का जो जीवन है आद्यंत, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, उस पर थोड़ी सी चर्चा अपने इस वक्तव्य में करूंगा। उसको कृपा करके सुन लिया जाए, उससे समझ में आ सकता है कि मैक्स मूलर क्या थे। एक तो वे अंग्रेज नहीं थे, जर्मन थे। और इंग्लैंड में वो आए तो उनको विदेशी समझा जाता रहा, और काफी प्रताड़ित भी उनको विदेशी होने के कारण किया जाता रहा। वह कहानी भी कभी में कितना उन्होंने झेला इस कारण, इस पर भी अवसर रहने पर, समय रहने पर मैं बात करूंगा। पर मैं संक्षेप में यहाँ पर मैक्स मूलर के सच को लेकर के चर्चा करूंगा और सच्चाई ही मैं कहूंगा। इसलिए धैर्य पूर्वक कृपा करके सुने, क्योंकि सच को सुनने के लिए थोड़ा धीरज तो चाहिए। मैं जिन स्रोतों के आधार पर बात करूंगा वो मैंने यहाँ लिखे हैं। इनमें से कोई गलत स्रोत हो तो मुझे बता दिया जाए। मैक्स मूलर व्हाट ही कैन टीच अस, यो रेउ की किताब है, अच्छी किताब है, शाकुंतल प्रकाशन मुंबई से छपी है। जर्मन इंडोलॉजिस्ट, ये अच्छी किताब है। वेलेंटिना स्टासे रोमेन, इसका द्वितीय संस्करण मेरे पास है जो 1990 में छपा है। स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ए लाइफ ऑफ प्रोफेसर फीड्रिश मैक्स मूलर पीसी, नीरज सी चौधरी की किताब है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 1974 में छपी है। इसको मैंने बहुत पहले, 30 एक वर्ष पहले पढ़ा था, जब मैंने काम किया 19वीं 20वीं शताब्दी के पंडितों पर। तब मैंने फिर से इसको, इसका त्वरित पारायण किया, क्योंकि मैक्स मुलर के जीवन को समझे बिना 19वीं और 20वीं शताब्दी की भारत की ज्ञान परंपरा को और भारत की सारस्वत साधना को अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसलिए यह जो एक प्रामाणिक जीवनी है, क्यों प्रामाणिक है उस पर खोजबीन करने वाले बता सकते हैं। 10 साल इसमें नीरज सिंह चौधरी ने ऑक्सफोर्ड में रह करके अपने जीवन के लगाए और अथक परिश्रम किया। नीरज सिंह चौधरी के बारे में कहा जा सकता है कि वो अंग्रेजों के पिट्ठू हैं,
और भारत के बारे में अनर्गल बातें कहते रहे हैं। उनकी अंग्रेज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उनकी न केवल यह किताब बल्कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पढ़ी, और चिप्स फ्रॉम एक दूसरी किताब उनकी कॉन्टिनेंस ऑफ सर्स, यह भी मैंने पढ़ी और मैं उनसे प्रभावित भी हुआ। बावजूद इसके कि वे अतिरंजित बातें करते हैं और भारत के प्रति कहीं न कहीं थोड़ी-सी उनके मन में कुछ रंजिश सी रह गई है, उसको व्यक्त करते हैं। पर इस किताब में तो उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैक्स मुलर के बारे में हैं, जितनी किताबें हैं, उनकी अच्छी छानबीन करके एक-एक पेज पढ़ कर के संदर्भ देते हुए ये बायोग्राफी लिखी है। और इसमें कहीं अप्रामाणिक मुझे नहीं लगता है, मोटी बायोग्राफी है। और जो भारतीय साहित्य में, विश्व साहित्य में जो सबसे अच्छी जीवनियाँ हैं, उनमें से एक मैं इसको निश्चित रूप से मानता हूँ, जिनमें कि कलम का सिपाही, प्रेमचंद की जीवनी अमृत राय की, और यह आवारा मसीहा अ, जीवनी हिंदी में शरद चंद्र की। ऐसी इन्हीं-गिनी कुछ जीवनियाँ हैं, जो वर्षों तक अपना जीवन का सारा समय लगा करके किसी व्यक्ति पर लिखी गई हैं। बॉसवेल की जीवनी, अ, डॉक्टर जॉनसन की, ये इस तरह की जीवनियाँ हैं। ये उस तरह की जीवनी है, इसलिए इसके आधार पर मैं कुछ कहूँगा। मैक्स मुलर्स रिफ्लेक्शंस ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन पर्सनैलिटीज़, ये 2 खंड में मैक्स मुलर की किताब है, मोटी किताब है। और 1898 में यह छपी थी, 1988 में इसका दूसरा संस्करण है। भारतीय महापुरुषों पर मैक्स मुलर ने जो विस्तार से जीवनियाँ लिखी हैं, उनका ये संकलन है। और स्वयं मैक्स मुलर की धर्मपत्नी द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ आर्टी ऑन फ्रेडरिश मैक्स मुलर, ये उनकी जॉर्जिया जो उनकी पत्नी है, उनकी लिखी हुई किताब है। उसमें उनके 2 खंडों में यह किताब है, और मैक्स मुलर के पत्रों का संपादन भी श्रीमती मैक्स मुलर ने किया है, वो पत्र भी मैंने देखे हैं। यह मैं स्वीकार करता हूँ कि बहुत मोटी किताब है, उनके पत्रों का जो संकलन है, वो आद्यंत मैंने पूरी नहीं पढ़ी। जहाँ मुझे रुचिकर लगा, वहाँ मैंने वो पत्र उनके पढ़े हैं। दीप शिखा विजय भाई पंड्या की किताब है, उसमें एक लेख, विस्तृत लेख 20-25 पेज का मैक्स मुलर पर है, वह मेरे लिए सहायक रहा है। पार्श्व पब्लिकेशन अहमदाबाद से वो किताब छपी है। अतश्री मोक्ष मुलर कथा, यह 2011 के आसपास नया ज्ञानोदय में मेरा स्वयं का लेख है, बहुत लंबा लेख है। उसके आधार पर मैं यहाँ विशेष रूप से सामग्री प्रस्तुत करूँगा, पर उस लेख में इन्हीं सब स्रोतों से सामग्री जुटाई गई है। यह तो मेरे जो स्रोत हैं, उन पर मैंने बात की है, और इन स्रोतों में कहीं मुझसे बड़ी गलती हो गई हो तो मुझे बता दिया जाए, मैं कुछ अनर्गल प्रलाप कर रहा हूँ तो मुझे बता दिया जाए, मैं झूठा हूँ तो मुझे बता दिया जाए, क्योंकि तो छपी हुई किताबें हैं और अच्छी किताबें हैं। और जो लेख हैं वो भी अच्छे लेख हैं। विजय भाई पंड्या जाने-माने पंडित हैं संस्कृत के, और बहुत प्रामाणिक कार्य वे करते हैं, सम्माननीय हैं हमारे लिए। अब मैं मैक्स मुलर की जीवन रेखाओं की थोड़ी-सी चर्चा करूँगा। मैक्स मुलर का गाँव था जर्मनी में अनहाल्ट-डेसौ। वाइमार की तरह बहुत ही शांत और सुरम्य गाँव था। मैं वहाँ नहीं जा सका। वाइमार में गया था, वाइमार मुझे बहुत पसंद आया। बहुत शांत और सुंदर जगह है, और कला और संस्कृति की राजधानी एक तरह से है जर्मनी में। अब छोटे-छोटे गाँव में जो वहाँ के शासक होते थे, ड्यूक होते थे, वाइमार इस गाँव के अनहाल्ट-डेसौ के ड्यूक बड़े कला प्रेमी और संगीत के मर्मज्ञ थे। और गोइथे जैसे बड़े साहित्यकार वाइमार में गोइथे रहते थे, वो डेसाउ तक आते थे, और उनकी संगत यहाँ के लोगों को मिलती थी। और मैक्स मुलर ने जो लिखा है इस ड्यूक के बारे में, कि वो यूरोप के सबसे बड़े स्वतंत्र चेता शासक के रूप में मैं उनको मानता हूँ। तो जितना ही छोटा-सा गाँव था, शिक्षा और संस्कृति का उतना ही बड़ा केंद्र था। इस गाँव में 6 दिसंबर 1823 के दिन मैक्स मुलर का जन्म हुआ। मैक्स मुलर की माँ एडेलाइड बहुत ही सुंदर थीं, बहुत ही वात्सल्यमयी थीं। मैक्स मुलर स्वयं बड़े सुंदर थे। किन्हीं सज्जन ने जो मैक्स मुलर पर अपना वक्तव्य दिया है यूट्यूब पर, उन्होंने एक राक्षस की तरह, दानव की तरह मैक्स मुलर का चित्र उसमें लगाया है। वो बहुत ही क्रूर राक्षस की तरह उसमें वो नज़र आते हैं। मैक्स मुलर परम सुंदर हैं, और दिव्य आभा उनके चेहरे से फूटती है। मैं नहीं कह रहा हूँ। विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, उस समय के जो महापुरुष जिन्होंने उनको देखा है, वो ये कहते हैं, उनके शब्द हैं। और
इनकी माँ अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन भाषाओं की जानकार थी। अभिजात्य और संस्कारशीलता उनकी रग-रग में रमी हुई थी। मैक्स मुलर के संपूर्ण जीवन में वे आद्यंत एक बड़ी प्रेरणा बनी रहीं। 2 स्त्रियाँ उनके जीवन में बड़ी प्रेरणा रहीं। एक तो उनकी स्वयं की पत्नी जॉर्जिया, जो उनके साथ खड़ी रहीं जीवन भर विवाह के पश्चात, और ये बचपन से जन्म देने के बाद से उनकी माँ, उनकी युवावस्था तक, जब तक वो स्वर्ग नहीं सिधार गईं, किस तरह से उनके साथ रही हैं, सँभालती रही हैं मैक्स मुलर को। यह एक बड़ी मार्मिक कथा है जो नीरज सिंह चौधरी की किताब पढ़ने पर सामने आती है, और वो किताब में ये सब बातें जो है अप्रामाणिक नहीं है, क्योंकि मैक्स मुलर की आत्मकथा और उनकी पत्नी के जो संस्मरण है उसके आधार पर वे लिखी गई हैं। ड्यूक के लाइब्रेरियन थे उनके पिता, वे अच्छे साहित्यविद थे, संगीतकार बहुत अच्छे थे, और उनकी माँ का जो ननिहाल था वो राज परिवार से उसका संबंध था। ड्यूक के प्रधानमंत्री रहे उनके नाना मैक्स मुलर के, और संगीत के प्रति गहरा लगाव जो मैक्स मुलर को मिला। मैक्स मुलर स्वयं बहुत अच्छे संगीतकार रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि यदि वे संस्कृत की तरफ न जाते, तो यूरोप के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से होते। विवेकानंद के बारे में भी जैसा कहा जाता है कि वे वेदांत की तरफ न मुड़ जाते, महात्मा न हो जाते, तो वे देश के बड़े संगीतकार होते। अनेक दारुण घटनाएँ मैक्स मुलर के जीवन में घटी, और 5 साल के ही नहीं हुए थे जबकि उनके पिता 33 वर्ष की आयु में 1 अक्टूबर 1827 के दिन संसार छोड़कर चल दिए। 18 वर्ष की उस समय उनकी माँ थीं। मैक्स मुलर बच्चे थे, और कैसे सँभाला माँ ने, और अ, काम करती रहीं, पैसा तो बहुत थोड़ा-सा मिला। नौकरी जो थी वो प्राइवेट नौकरी में, उसमें पेंशन इस तरह की नहीं मिलती थी। बहुत थोड़ा-सा पैसा ही मिला ड्यूक के यहाँ से लाइब्रेरियन के काम का जो उनके पिता को मिला था, और माँ इनके कुछ काम करती रहीं किसी तरह अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए। और मैक्स मुलर को माइग्रेन की बीमारी हो गई इस बीच, और हनेमान जो होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं उनसे इलाज कराया गया। 24 वर्ष के जब वे हुए तब जाकर के इस रोग ने उनका पिंड छोड़ा। और जैसा विजय भाई पंड्या भी बताते हैं और नीरज सिंह चौधरी बताते हैं कि स्कूल में जब मैक्स मुलर पढ़ते थे, तो उनकी कॉपी पर बनारस का एक पुराना चित्र था। गंगा घाट और बनारस के घाट, उनका एक चित्र था। वह मैक्स मुलर को बहुत अच्छा लगता था, और उनके मन में भारत की और बनारस की एक छवि बन गई, जो जीवन पर्यंत बनी रही। ये वे स्वयं कहते हैं कि भारत की एक छवि मेरे मन में है, वो मैंने बसा ली है, और उस भारत में मैं रमा रहता हूँ। ये तो विवेकानंद से उन्होंने कहा है, जो कि कोटेड है। दसों गाँव में मैक्स मुलर के संगीत की जादूगरी के मुरीद थे लोग, और बार-बार उनसे गाने को और पियानो बजाने को कहा जाता था। राजमहल में उनको बुलाया जाता था, रानी जो डचेस थी, वो उनसे सुनती थी, और उनकी संगीत की महारत का ये हाल था कि लोग उन्हें एक बड़े संगीतकार के रूप में देखते थे। संगीत की हर महफ़िल वे लूट लेते थे, दीवाने हो जाते थे लोग उनके संगीत को सुन कर के। और संगीत के साथ-साथ धीरे-धीरे कविता के प्रति प्रेम उनके मन में जागने लगा, जैसे-जैसे वे आगे की कक्षाओं में गए स्कूल में। अंग्रेजी जर्मन भाषा में उन्होंने कई कविताएँ लिखीं, और स्कूल की शिक्षा के बाद जब मैक्स मुलर एक घटना उनके जीवन की है कि एडलाइड जो माता थी, उनके पिता पुराने रईस थे। संपन्न तो उतने नहीं रहे होंगे, और ना ही वे मदद कर पाए इन लोगों की, ये जो लोग जो विपन्न हो गए मैक्स मुलर और उनकी माँ। पर जब वे ननिहाल गए तो उनको शिकार के लिए ले गए उनके उनके नाना, और उनके देखते-देखते एक हरिणी और 2 छोनों को उन्होंने मार डाला। मैक्स मुलर इससे बहुत अ, दर्द से करा उठी उनकी आत्मा। उन्होंने लिखा है कि ये बींध गया ये दृश्य मुझे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब कभी मैं इस तरह के शिकार पर नहीं जाऊँगा। कितने कोमल हृदय के वे थे, इससे यह पता चलता है। और स्कूल पास करने के बाद लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी में जाकर के मैं आगे की पढ़ाई करूँगा, ये उनकी इच्छा थी। बर्लिन जाना चाहते थे, जो ज़्यादा बड़ा विश्वविद्यालय था, और फ्रांच बोप का नाम उन्होंने सुन रखा था। फ्रांच बोप संस्कृत के महान वैयाकरण माने जाते हैं, व्याकरण के बड़े पंडित थे, और शेलिंग भी वहाँ थे, जो जर्मनी देश के बड़े दार्शनिक माने जाते थे। शेलिंग ने संस्कृत पढ़ी और उपनिषदों की प्रशंसा की है, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो भारतीय तत्व चिंतन पर उन्होंने जो लिखा है,
वो सामने आ चुका था। मैक्स मुलर इन सब से अपने स्कूल के दिनों में परिचित हो चुके थे, इसलिए वो बर्लिन जाना चाहते थे, लेकिन वे लाइप्ज़िग पहुँचे और वहाँ उन्होंने बीए में प्रवेश लिया और 1836 में वे लाइप्ज़िग आ गए। माँ कितनी कठिनाई से गृहस्थी चला रही हैं, स्कॉलरशिप का भरोसा था, इसलिए लाइप्ज़िग आ गए थे। करियर बहुत अच्छा था, स्कॉलरशिप मिल सकता था, इसकी उम्मीद में आ गए थे। 1841 में लाइप्ज़िग विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया। संस्कृत पढ़ने की ललक मन में बन चुकी थी। 18 महीने में ही पीएचडी का पाठ्यक्रम पूरा किया। 1843 में लाइप्ज़िग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। इस पर कहा जाता है कि इसकी तो पीएचडी ही झूठी है, जाली है। लाइप्ज़िग विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, मैं वहाँ गया हूँ। वहाँ हर्तेल जैसे बड़े संस्कृत के पंडित रहे जिनका पंचतंत्र पर अद्भुत कार्य माना जाता है और अच्छा विश्वविद्यालय है। उसने एक प्रामाणिक डिग्री उनको दी है बाकायदा। बीए ऑनर्स करने के बाद सीधे रिसर्च कर सकता है, ऐसा प्रावधान विश्वविद्यालयों में एक समय रहा है। अब तो हमारे यहाँ भी सोचा जा रहा है कि बीए बीएससी ऑनर्स कोई कर लेता है तो रिसर्च के लिए उसको सुविधा दे देनी चाहिए, वो रिसर्च करे। तो ये सुविधा उस समय थी। मैक्स मुलर मेधावी थे, उन्होंने बीए ऑनर्स किया और पीएचडी के पाठ्यक्रम में उनको प्रवेश मिल गया। 18 महीने में उन्होंने पीएचडी पूरी की। पीएचडी का विषय उनका है, वो जाना-माना है, प्रकाशित है। तो यह कहना कि जाली पीएचडी है उसकी, वो चोर तो था ही, वो तो गीता ही चुरा के ले गया था भारत में आकर के। वो तो बेचारे भारत कभी आ ही नहीं सके थे, आए ही नहीं थे। तो कितना उनको संघर्ष करना पड़ा कमरे का किराया देने के लिए और भूखे रहे, कई-कई दिन भूखे रह कर के वे काम चला रहे थे। ब्लैक कॉफ़ी पीकर और ब्रेड के कुछ पीस खाकर के वे दिन गुज़ारा करते थे, इस सब का उल्लेख मिलता है। और अ, संस्कृत के ग्रंथों का जर्मन में अनुवाद करना उन्होंने इस समय शुरू कर दिया था। 1843 में तो पीएचडी हुए हैं, 1844 में हितोपदेश का जर्मन अनुवाद उनका प्रकाशित हो गया। ये छपा हुआ है। और संस्कृत से ही जर्मन में सीधे किया है, इसलिए संस्कृत नहीं आती थी ऐसा तो नहीं कह सकते। और मेघदूत का अनुवाद उन्होंने छंदोबद्ध अनुवाद कर डाला था जो 1847 में छपा है, तो मेघदूत समझ सकते हैं, सीधे मेघदूत का अनुवाद कर सकते हैं। तो संस्कृत के प्रति ऐसा लगाव उनके मन में जाग उठा था कि संस्कृत को ही अब मैं करियर अपना बनाऊंगा। इससे उनकी माँ बहुत चिंतित रहती थी कि गंदे पानी का क्या होगा, नौकरी कैसे मिलेगी, संस्कृत में तो नौकरी नहीं मिलेगी। उस समय तो जो स्थिति थी कि संस्कृत के विभाग खुल गए थे, लेकिन कितने लोगों को नौकरी मिल सकती है उसमें। जर्मन अ, जर्मनी में तो एक विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, लाइप्ज़िग है और बर्लिन विश्वविद्यालय है, लेकिन नौकरियां तो नहीं मिलेंगी। हम लोग पढ़ते हैं कॉलेजों में, सब में संस्कृत तो नहीं है, स्कूलों में तो नहीं है। तो मैक्स मुलर कितना बड़ा खतरा ले रहे थे। अब कितने लोग खतरा लेते हैं, जो मैक्स मुलर को गाली देते हैं उनको संस्कृत कितनी आती है। उनमें से तो कई लोग मैंने देखे जो ये कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये संस्कृत है। संस्कृत इसको वो मानते हैं। तो अ, एक इसी समय एक बड़ा टेम्प्टिंग या लुभावना ऑफर मैक्स मुलर को मिला, उसका भी रिकॉर्ड है। चूंकि राजनयिक परिवार से डिप्लोमेट थे उनके ननिहाल के लोग, तो ऑस्ट्रिया की डिप्लोमेटिक सर्विस का उनको एक ऑफर मिला और उसमें वो चले जाते तो फिर संस्कृत छूट जाती। उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। माँ और भी परेशान हुई कि ये क्या कर रहे हो, अच्छी भली नौकरी मिल रही है, कर लो इसको, संस्कृत पढ़ते रहना। किसी तरह उन्होंने माँ को मनाया कि नहीं, इसमें यदि चला जाऊंगा तो फिर संस्कृत नहीं पढ़ पाऊंगा। ऐसा बहुत मार्मिक प्रसंग है और ये इनके पत्र उपलब्ध हैं, वो पत्र छपे हुए हैं। कितने लंबे लंबे पत्र माँ को लिख रहे हैं मैक्स मुलर, वो किस तरह से उत्तर दे रही है उनकी माँ, और कितनी करुण भाषाएं हैं। माँ का बेटे के प्रति लगाव, बेटे का माँ के प्रति लगाव। बहुत थोड़ी सी छात्रवृत्ति की राशि मिलती थी उसको, उसमें से कुछ पैसा बचा करके, कुछ अपने हितैषियों से उधार लेकर के, कितने उन्होंने लिए थे उधार उसका भी नीरज सिंह चौधरी ने उल्लेख किया है। 1844 में बर्लिन पहुंच गए कि अब आगे की शोध के लिए पढ़ाई फिर बर्लिन में करूंगा, क्योंकि वेद के विद्वान वहीं पर हैं और वेद की पांडुलिपियां वहां पर हैं। लाइप्जिग में वेद की पांडुलिपियां नहीं थी, बर्लिन विश्वविद्यालय में वेद की पांडुलिपियां पहुंच गई थी, चोरी करके नहीं ले जाई गई थी।
इसलिए कृपा करके इस तरह की बातें बिना सोचे समझे न कहें कि जर्मन आया, वो चुरा करके ले गया और उसने बम बना लिया। हमने क्यों नहीं बना लिया? अगर पांडुलिपियों में बम बनाने की विधियाँ लिखी हुई थीं, तो वहाँ पर वेद की पांडुलिपियाँ पहुँच चुकी थीं। वो यात्रियों के विवरण मिलते हैं कि जर्मनी से, फ्रांस से कौन-कौन यात्री आए, पांडुलिपियाँ खरीद कर के ले गए हैं या नकल करके ले गए हैं। तो हस्तलिखित पोथियाँ वेद की वहाँ पर थीं। अलेक्जेंडर हुम्बोल्ट से परिचय हुआ, बर्लिन जब पहुँच गए। र्यूकर्ट से मिले जो फ़ारसी, तमिल और चीनी भाषाओं का अभ्यास कर चुके थे, सादी का गुलिस्तां पढ़ चुके थे। और मैक्स मुलर ने भी फ़ारसी का अभ्यास किया, बंगाली का भी अभ्यास किया, सादी का गुलिस्तां पढ़ने का अभ्यास किया। पर शेलिंग की क्लासेज़ में वो बैठते थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए। शेलिंग जो है भारतीय दर्शन के भी विद्वान थे, उनसे उन्होंने सांख्य और गीता का अध्ययन किया। और अ शेलिंग स्वयं प्रभावित थे। मैक्स मुलर की प्रतिभा उस समय चमक उनकी दिखती थी कि ये बड़ा प्रतिभाशाली छात्र है। तो शेलिंग उनसे प्रभावित थे और अलेक्जेंडर हुम्बोल्ट का कहना ही क्या है। बड़े फिलॉसफर उस समय जर्मनी के थे जो गीता पर लेख लिख चुके हैं उस समय और उपनिषदों से परिचित हैं ये लोग। शोपेनहावर उस समय हो चुके हैं जो उपनिषदों से परिचित हैं। तो वेद उपनिषद सामने आ चुके हैं जर्मनी में और सीधे अनुवाद जर्मन भाषा में नहीं है, ना तो उपनिषदों के, ना वेदों के। मूल संस्कृत में हैं और उपनिषदों के अनुवाद जो दुपेरों ने किए हैं, वो अनुवादों के अनुवाद हैं, जो दारा शुकोह ने फ़ारसी में अनुवाद किए थे, उसके अनुवाद से फिर जर्मन अनुवाद, वो सामने आ चुके हैं। इसलिए उपनिषद हैं, अनुवादों के अनुवाद के रूप में, मूल में वेद हैं, मूल भाषा में। ये स्रोत सामग्री बर्लिन में शोधकर्ता के रूप में प्राप्त है। और किस तरह से बर्लिन में वे रहे, बहुत सस्ते रेस्तरां में, सस्ते से सस्ता खाना कहाँ मिलेगा ये पता करते हुए जाते थे, क्योंकि स्कॉलरशिप की बची हुई राशि से गुजारा करना था। भविष्य की चिंता मुँह बाए हुए सामने खड़ी हो जाती थी। लंदन से एक नौकरी का प्रस्ताव इसी समय फिर मिला और संस्कृत की ट्यूशन करने का काम था। पर उसको भी मैक्स मुलर ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि संस्कृतज्ञ की पंडित के रूप में उनकी ख्याति यूरोप में पहुँच फैल गई। आप देखिए कि केवल रिसर्च स्कॉलर में हैं वहाँ पर, और इंग्लैंड के लोग जानने लग गए कि मैक्स मुलर कोई लड़का है जो बड़ा अच्छी संस्कृत उसको आती है। तो वहाँ से उनको ऑफ़र मिल रहा है कि संस्कृत की ट्यूशन करना हो तो यहाँ आकर के पढ़ा सकते हो। लेकिन मैक्स मुलर का सपना था कि मैं वेद का अध्ययन करूँ यहाँ रह कर के। तो परनूफ वेद के विद्वान थे, वो ऋग्वेद पर काम कर रहे थे। परनूफ के पट्ट शिष्य मैक्स मुलर हुए और ऋग्वेद की पोथी प्राप्त की परनूफ से मैक्स मुलर ने। ये नीरज सी चौधरी ने बताया है, जो मैक्स मुलर के स्वयं के संस्मरणों के आधार पर और जर्मन में जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर, कि किस तरह से 2000 पेज फोलियोज की उस ऋग्वेद की पोथी की प्रति हाथ से लिख करके मैक्स मुलर ने तैयार की और 2 प्रतियां उसकी बनाई मैक्स मुलर ने। एक अपने गुरु के लिए, क्योंकि वो पोथी जीर्ण-शीर्ण हो रही थी। पांडुलिपियां बड़ी जल्दी बहुत फ्रेजाइल होती हैं, जल्दी टूटने लगते हैं उनके पन्ने। तो बरनूक ने कहा कि इसकी एक कॉपी मेरे लिए बनाओ, एक अपने लिए बनाओ। किस तरह से रात-रात भर जाग करके पूरे ऋग्वेद की नकल मैक्स मुलर ने की, इस सब का ब्यौरा भी मिलता है जो कि प्रामाणिक है। और वह प्रति उनके पास थी, लेकिन उसको पढ़-पढ़ के उनको लगा कि इसमें पाठ प्रामाणिक नहीं है कुछ जगह। शंका होती कि ये पाठ नहीं हो सकता है। और प्रतियाँ नहीं मिल रही थीं वहाँ पर। और कोई हस्तलिखित प्रतियाँ दूसरे स्रोतों से मिलें, तो मिलाया जाए, क्योंकि कई पांडुलिपियों से मिलाने पर हो सकता है कि तय हो कि क्या सही पाठ है। तो मैक्स मुलर को लगा कि इंग्लैंड जाना पड़ेगा। लंदन के इंस्टीट्यूट में और ऑक्सफोर्ड में जो प्रतियाँ हैं, उनसे पाठ मिलाना पड़ेगा। तो पेरिस में रहे पहले, वहाँ कुछ हस्तलिखित पोथियाँ थीं, उनको देखते रहे। हस्तलिखित पोथियों की नकल कर कर के भी उन्होंने पैसे कमाए। संस्कृत के जो छात्र थे, संपन्न छात्र, वो चाहते थे कि हमको इस ग्रंथ की नकल मिल जाए। तो छपी किताबें नहीं हैं और पांडुलिपियों में जो है उनकी नकल करने का एक उन्होंने काम किया। नकल कर कर के कुछ पैसे उन्होंने कमाए। कई बार बहुत ही डिप्रेस्ड भी हो जाते थे, और पर उनका काम सामने आ रहा था। हितोपदेश छप चुका था, जर्मन अनुवाद, मेघदूत छप चुका था। उनके बारे में लोग जानने लग गए थे कि संस्कृत इसकी बहुत अच्छी है। तो पेरिस में जब रहे तो द्वारकानाथ टैगोर ने उनकी तारीफ सुनी। तो द्वारकानाथ टैगोर ने उनको बुलाया, लंबी बातचीत की, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। इस तरह से दोनों में
बातचीत हुई, संगीत के दोनों ही प्रेमी थे, टैगोर परिवार का तो कहना ही क्या है, संगीत प्रेम उनका, और बंगला भी कुछ-कुछ जानते थे मैक्स मुलर, तो बातचीत दोनों में हो सकती थी। संवाद काफ़ी हुआ, द्वारकानाथ टैगोर भी प्रभावित हुए और कुछ असहमतियाँ भी दोनों में हुई, उनका उल्लेख नीरज सिंह चौधरी ने किया है। और ऑक्सफोर्ड फिर पहुँच गए। किस तरह से पहुँचे हैं मैक्स मुलर ऑक्सफोर्ड, उसका बहुत लंबा विवरण है। बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं नहीं उसके बारे में जाऊँगा। बड़े प्रकृति प्रेमी थे, अद्भुत कवि मन उनका था। सागर हिलोर मार रहा है, जहाज में बैठे हैं और क्या कविताएँ उनकी फूट रही हैं उस दृश्य को देख कर के, और नौसिया फिर उनको हो गया, वमन होने लगा। तो कोई पत्रकार वहाँ था, उसने देखा कि लड़का कोई है, उसकी तबीयत खराब है, उसने मदद की। उसके साथ तक फिर वो इंग्लैंड गए हैं, उसने फिर इंग्लैंड पहुँचने पर भी मदद की उनकी। किसी तरह कमरा उनको दिलवाया, वहाँ रहे। वो एच.एच. विल्सन से मिले, विल्सन भी प्रभावित हुए और ऋग्वेद की पोथियाँ लंदन में मिल सकें, इसका उन्होंने व्यवस्था की। मैक्स मुलर जो अपने साथ अपने नकल की हुई पोथी ले गए हैं, उसको मिला करके, वहाँ की पोथियों से मिलान करके पाठ निर्धारित कर सकें। मैक्स मुलर का एक महास्वप्न था, जो विश्व के सबसे बड़े स्वप्नों में से माना जाना चाहिए। किसी ने नहीं देखा। भारत में किसी ने क्यों नहीं ये सपना देखा कि मैं पूरा ऋग्वेद सायण भाष्य के सहित छपवा दूँ एक बार। किसी पंडित ने हमारे यहाँ ऐसा सपना क्यों नहीं देखा? मैक्स मुलर ने ये सपना देखा कि पूरा ऋग्वेद सायण भाष्य के सहित, जीवन के चाहे जितने बरस लग जाएँ, मैं मेहनत करके प्रामाणिक पाठ के साथ तैयार करके छपवा दूँगा। इस पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल लगाए और पहला खंड जब छप कर के आया है, तो ये नीरज सिंह चौधरी बताते हैं, मैंने इसको मिलाया नहीं है, हो सकता है कि गलत हो, लेकिन जो पहला खंड ऑक्सफोर्ड से छपा था, उसके इनर कवर पर संस्कृत में मैक्स मुलर का ये लिखा हुआ था। इसकी फोटोकॉपी नीरज सिंह चौधरी ने अपनी किताब में दी है। सारणाचार्य विरचित माधवी वेदार्थ प्रकाश नामक भाष्य सहिता शार्मण्य देशोत्पन्नेन इंग्लैंड देशवासिना भक् भट्ट मोक्ष मूलरेण संशोधिता श्रीमद् भारतवर्षाधिपतीनाम अनुमत्या च उक्षतर नाभिधान नगरे विद्या मंदिर संस्थान मुद्रा यंत्रालये मुद्रिता संवत 1908 वर्षे, जिसका कि ईस्वी सन में 1849 होता है, पहला खंड छप करके मैक्स मुलर का आया। इसके लिए उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि छपाई की व्यवस्था कैसे होती? इतना मोटा खंड जो है, पहला तैयार यदि हो गया तो छपेगा कैसे? इसकी भाषा एक बार आप देख लीजिए कि सारणाचार्य विरचित माधवी वेदार्थ प्रकाश नामक भाष्य सहित शार्मण्य जर्मन देश में उत्पन्न हुए इंग्लैंड देश के निवासी भट्ट मोक्ष मुलर अर्थात मैक्स मुलर के द्वारा संशोधित, भारतवर्ष के अधिपति अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति से उक्षतर नगर अर्थात ऑक्सफोर्ड नगर के विद्या मंदिर संस्थान या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में छपी हुई यह किताब है, संवत 1906 में। यह इसमें संस्कृत में मैक्स मुलर का ही लिखा हुआ है, ऐसा नीरज सिंह चौधरी बताते हैं। इसके बारे में मैं बहुत संपुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि वो मूल मुझे प्राप्त नहीं, उसको सर्च करके मैं देखूंगा, मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैक्स मुलर का जो पहला एडिशन है ऋग्वेद का, लेकिन ये कहा गया कि मैक्स मुलर ने अपने आम का संस्कृतिकरण किया। ऑक्सफोर्ड का संस्कृतिकरण तो उन्होंने ही किया है, ये किसी संस्कृत के भारत के पंडित के दिमाग की खप्त नहीं हो सकती है कि ऑक्सफोर्ड को उच्चतर नगर वो करें। ऑक्स का उच्चन वृषभ के लिए पर्याय होता है, अंग्रेजी में भी ऑक्स कहते हैं बैल को, और अ, उक्षा वहाँ शब्द है बैल के लिए। तो उन्होंने जो पूरा भाषा विज्ञान की थ्योरी मैक्स मुलर बना रहे थे, भारोपीय भाषा शास्त्र की जो थ्योरी वो बना रहे थे, उसके आधार पर कि कैसे उक्षन शब्द के ये सब मिलते-जुलते शब्द ग्रीक, लैटिन और अ, अंग्रेजी में आए हैं, तो वहाँ उक्षन का ऑक्स हो गया है। फोर्ड को उन्होंने उक्षतर ऑक्सफोर्ड को उन्होंने उक्षतर नगर किया है। तो ये मैक्स मुलर ने आगे चल के ये कहा भी कि मेरे लिए ये संसार की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से है कि ज़ेउस इधर है और द्यौस और पीटर इधर है, वहाँ पितर है, द्यौस पितर ही ज़ेउस पिटर है यहाँ पर। यह मैक्स मुलर की वाक्य उद्धृत होता है। भगीरथ प्रयास यह था, 1849 में पहला चरण पूरा हुआ। उनकी आयु इस समय केवल 26 वर्ष है और बरनूफ ने जीवन लगाया ऋग्वेद छापने का प्रयास करने के लिए, समझने का प्रयास करने के लिए। उनको शंका थी कि प्रामाणिक
मैं नहीं कर पाऊँगा, तब तो मैक्स मुलर को दे दिया था। भारत के पंडितों ने क्यों नहीं छाप दिया किताब के रूप में? क्योंकि जो पोथियाँ थी उनमें शंका होती थी कि वेद है, इसमें कहीं उल्टा-सीधा हम ना कर दें। ये संस्कृत जो समझ लेता है मामूली, उसके बस का कार्य नहीं है। कालिदास का संपादन करने जैसा कार्य नहीं है, क्योंकि उसमें जो हर शब्द पर चिन्ह लगे हुए हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित के, और हर शब्द इंटोनेटेड है, एक्सेंटेड भाषा वह है, तो उसमें एक-एक अक्षर मिलाना पड़ता है। 10,000 साढ़े 400 मंत्रों के एक-एक अक्षर को मिला करके और किस तरह से मुद्रण हुआ होगा, पाठ निर्धारित कर लेने के बाद भी ये काम मैक्स मुलर ने स्वर चिन्ह पे केवल शब्द ही नहीं, अक्षर ही नहीं, मंत्र ही नहीं, स्वर चिन्ह कैसे लगेंगे, इसका पूरा विज्ञान समझ करके फिर इसको कार्य को किया। ये जो वेद जानते हैं वो इसको समझ सकते हैं कि ये ऋग्वेद का संपादन सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं है। इसलिए भारत के सारे पंडित बहुत उत्सुकता से देख रहे थे कि कर क्या रहा है ये, कैसे कर ले जाएगा ये? जब छप कर के आया तो क्या तहलका मचा है। ये 19वीं शताब्दी का जो हिंदुस्तान है, उसमें बहुत ज़बरदस्त उथल-पुथल हो गई। पहला ही खंड छप कर के आने के पश्चात। एक तरफ तो ये कहा गया कि म्लेच्छ है, उसने कैसे कर दिया? लेकिन जब सामने आया तो लगा कि ये तो मेहनत से किया हुआ प्रामाणिक कार्य है, जो जानकार थे उन्होंने माना। ठीक, ये मैक्स मुलर का वाक्य है जिसका मैंने अंग्रेजी से केवल अनुवाद किया है। वो कहते हैं कि ऋग्वेद के मूल पाठ तथा भाष्य में ऐसा कोई पृष्ठ नहीं, ऐसी कोई पंक्ति नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं, कोई अक्षर नहीं, कोई स्वर चिन्ह नहीं, जो मेरी आँखों से गुज़रे बिना प्रेस में चला गया हो, जिसका मैंने सावधानी से परीक्षण न किया हो और जिसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार न होऊँ। किस तरह से वो लेटर प्रेस में छपते थे, एक अक्षर एक तो बनवाए गए, फिर एक-एक अक्षर किस तरह से चिमटे से उठा-उठा करके प्लेट बनाई जाती थी, हमने भी वो प्रेस देखी है। जो लोग गालियाँ दे रहे हैं उन तो वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि जब कंप्यूटर भी नहीं थे और डिजिटल प्रिंटिंग नहीं थी और छापे की मशीनें जो हैं वो भी नहीं थी। लिथोप्रेस भी जब नहीं थे तो कैसे ये छपाई हुआ करती थी, कितनी मेहनत उसमें लगा करती थी। तो मैक्स मुलर ने अक्षर ढलवाए देवनागरी के और छपाई कराई उसकी और शुद्ध छपा है प्रायः जो मैक्स मुलर का ऋग्वेद है। अब जिनको चर्चा करना हो करें और मिलाएँ, क्योंकि बाद में जिन लोगों ने जिन पंडितों ने ऋग्वेद छापा है, वो मैक्स मुलर से मिला कर के ही छापते हैं और मैक्स मुलर के पाठ से मिला कर के ही शुद्ध करते हैं। ये तो रिकॉर्ड है, उसके बाद जो एडिशन आ गए, उन्होंने स्वीकार किया। तो भारत के संस्कृत पंडितों ने अंततः यह माना कि ऋग्वेद का इतना शुद्ध सुसंपादित संस्करण, वह भी सायण भाष्य के साथ तैयार करने वाला व्यक्ति भले ही जन्म से म्लेच्छ हो, लेकिन कर्म से वह ऋषि है। राजा राधा कांत देव बहादुर उनके 2 पत्र हैं, छपे हुए हैं। एक में तो वो कहते हैं कि कैसे इस म्लेच्छ ने ऋग्वेद छाप लिया है और ये म्लेच्छ बुद्धि इसकी है। जब पढ़ा और देखा, संस्कृत के महान पंडित थे, शब्दकल्पद्रुम, उन्होंने बड़ा एनसाइक्लोपीडिया तैयार करवाया। उन्होंने बड़ा पत्र लिखा फिर कि अब हम लोग गर्व करेंगे कि जैसे हमारे यहाँ कोई पंडित हो सकता है, वहाँ रायन नदी के किनारे पैदा हुआ, जर्मनी में पैदा हुआ, इंग्लैंड में रहने वाला म्लेच्छ भी कोई पंडित ऐसा हो सकता है, हमें बड़ा गर्व होगा, इत्यादि, इत्यादि। ये मैंने अपने लेख में उद्धृत किया है पूरा पत्र। यहाँ समय नहीं है कि मैं स्यार सिर सर राजा राधा कांत देव बहादुर का वह पूरा पत्र पढ़ूँ। उपलब्ध है, मेहनत करिए थोड़ी, देखिए मैक्स मुलर के सारे पत्र छपे हुए हैं, उसमें ये पत्र भी छपे हुए हैं, उपलब्ध हैं, मेहनत करना चाहिए। मैंने तो पढ़ा और मैंने उसको उद्धृत अपने उस लेख में किया है जो नया ज्ञानोदय में छपा हुआ है। और मैक्स मुलर ने अपना देश छोड़ा ऋग्वेद के लिए। कई वर्ष उन्होंने बिना नौकरी के लिए इधर-उधर काम करते हुए भी निकाले, बहुत संघर्ष उन्होंने किया, यंत्रणा उन्होंने बहुत झेली। आसानी से प्रोफ़ेसर नहीं हुए थे, क्योंकि मोनियर विलियम्स को उनके ऊपर बिठा दिया गया था। क्यों? क्योंकि यह कहा गया कि मैक्स मुलर के काम से भारत की प्रतिष्ठा, एक महान संस्कृति वाले ये शब्द हैं और कहे जा रहे हैं, उद्धृत हैं। मैक्स मुलर के काम से भारत का एक प्राचीन संस्कृति संपन्न देश के रूप में गौरव बढ़ा है और हिंदू धर्म, उसकी परंपराएं कितनी प्राचीन है, स्थापित हो रहा है। तो हमारी क्रिश्चियनिटी को इसने नीचे डाउनग्रेड कर दिया है मैक्स मुलर। तो ये हमारे लिए प्रोफेसर इसको बनाना खतरनाक होगा।
मोनियर विलियम्स को बनाया गया, जिसका और कोई काम नहीं, केवल संस्कृत अंग्रेजी डिक्शनरी उसकी है। उसकी भूमिका में उसने लिखा है कि क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए सहायता मिले, इसलिए मैं संस्कृत अंग्रेजी डिक्शनरी बना रहा हूँ। वो भी डिक्शनरी हमारे पास है, पढ़ लीजिए उसको भी। वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स मैक्स मुलर के सामने आ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में उनके लेख आ चुके हैं, संसार भर में उनकी जय जयकार हो रही है। उस आदमी को प्रोफेसर न बना करके मोनियर विलियम्स को प्रोफेसर बनाया गया था। कितनी अवहेलनाएं मैक्स मुलर को झेलना पड़ी। इस सब के बीच ऋग्वेद का काम तो उन्होंने किया, अंततः प्रोफेसर हो गए थे, क्योंकि इतनी हेठी हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, सारे संसार में थू थू करने लग गए थे जो जानकार लोग थे कि क्या किया ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने, अधकचरे से आदमी को, मोनियर विलियम्स को, जो मैक्स मुलर के सामने कुछ नहीं है, उसको प्रोफेसर बना दिया है। मैक्स मुलर मौजूद हैं ऑक्सफोर्ड में, वो काम कर रहे हैं। मैक्स मुलर ने एक छोटे से इंस्टीट्यूट की डायरेक्टरशिप ले ली थी इस बीच, वो भी रिकॉर्ड में, दस्तावेज में है। और उन्होंने लेक्चर्स जो दिए थे उससे उनको पैसा मिलता था। जर्मन होने के कारण अवहेलना हुई। ऋग्वेद पर काम इतना बड़ा कर दिया, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ हमने छाप दिया, उसमें संस्कृति के कितने अध्याय खुलते हैं ये पता चल गया। मैक्स मुलर ने बताया इस सबको, तो अंग्रेज लोग कैसे पसंद करते हैं। अब जो एक कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, ये शब्द हैं जो लोग मैक्स मुलर पर व्हाट्सएप में लिखते हैं, मीडिया पर लिखते हैं, और विकिपीडिया पर भी जो छपा है उसमें वह ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। उसका रिकॉर्ड यह है कि कैसे छपेगा ऋग्वेद। ये मैक्स मुलर के सामने बड़ी दुरंत समस्या थी, कैसे जुटेंगे पैसे इसकी छपाई के लिए। उनके पास तो साधन नहीं थे, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पत्र लिखा। उस पत्र को रिप्रोड्यूस किया जाता है कि देखो ये कैसे देश का दुश्मन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर के ये भारत के विरुद्ध साजिश कर रहा है। पत्र उद्धृत है, उसमें मैक्स मुलर ने कहा है कि यह बहुत गौरव ग्रंथ है भारत का, संस्कृत का। आप लोग भारत पर राज्य कर रहे हैं, इस ग्रंथ की छपाई के लिए मुझे कुछ सहायता दे दीजिए, इससे आपका गौरव बढ़ेगा। लोगों को, दूसरे देश के लोगों को यह पता चलेगा कि आप जिस देश पर शासन कर रहे हो कितना महिमामय देश है, तो उससे आपका भी गौरव बढ़ेगा। और आसानी से नहीं मिले, बहुत बहुत परsuade करना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्होंने पहले मना कर दिया था। अंत में किसी तरह जब समझ में आया कि, मैक्सुलर ने यह भी लिखा कि आप यदि नहीं सहायता देंगे तो मैं जर्मनी से या दूसरे किसी देश से सहायता मांगूंगा। मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे सहायता के लिए प्रार्थना की, आप कोई सहायता कर दीजिए, ये किताब छप जाए। ये पत्र है मैक्स मुलर का। और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार हुई, उसमें उनको कुछ पौंड प्रति फोलियो मानदेय दिया जाएगा, ये प्रावधान था। और कुल छपाई की इतनी इतनी लागत उनको दी जाएगी, इतने पौंड, ये प्रावधान था। इससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी सिद्ध होते हो तो आप सिद्ध कर दीजिए, वेतन नहीं है। पर पेज प्रूफ पढ़ाई का जो ऑनरेरियम है वो मैक्स मुलर को दिया जा रहा है, प्रूफ रीडिंग का काम ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है। काम तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपने का है, वहाँ की यूनिवर्सिटी से छपाई उसकी हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी तो नहीं हो जाते मैक्स मुलर उसके द्वारा। भारत के विरुद्ध कोई साजिश में, भयंकर षड्यंत्र में वो सम्मिलित हो गए हैं, ऐसा भी तो नहीं इससे कहा जा सकता है। इस पत्र के लिखने, और भी पत्र हैं दो तीन मुझे मालूम है कि क्या, कौन सा पत्र मैक्स मुलर को गाली देने के लिए, भारत देश का दुश्मन बताने के लिए रिप्रोड्यूस किया जाता है, उस पर मैं कभी समय रहते आऊंगा। और 2 वॉल्यूम्स, लगभग 600 पेज के मैक्स मुलर के पत्रों के हैं। एक पत्र कहीं से, वो जो लोग उसको उद्धृत कर रहे हैं, उन्होंने वॉल्यूम्स देखे नहीं है, वो आसानी से मिलते नहीं। मैंने तो पलट के पत्र उनके कई पढ़ पढ़ करके भी देखा है। और जो लोग उन पत्रों को, 2 पत्रों को उद्धृत कर रहे हैं, उन्होंने मैक्स मुलर के पत्रों के 2 बड़े मोटे खंड नहीं देखे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसके तुरंत बाद दूसरे पत्र हैं जिनसे मैक्स मुलर की छवि जो बनाई जा रही है वह विखंडित होती है। अ, जो जो एक झूठी षड्यंत्रकारी, भारत के शत्रु के रूप में उनकी जो छवि बनाई जा रही है, यह गंभीर विषय है। ये हंसी में उड़ाए जाने के योग्य विषय यह नहीं है। इसलिए पूरी मेरी बात सुनने की कृपा करें। और इसके पहले न तो भारत देश में, न सारी दुनिया में ऋग्वेद, पूरे ऋग्वेद का अनुवाद करने का कोई उपक्रम किया गया। सायण भाष्य के साथ छापने का भी कोई उपक्रम उसका इसके पहले नहीं किया गया।
पंडित लोग पोथियाँ अपने पास रखे हुए हैं। पूजा पाठ करने जाते हैं, वेद पाठ करने जाते हैं तो पोथियाँ ज़रूरत पड़ने पर निकालते हैं, नहीं तो रखे हुए हैं। क्यों नहीं छाप दी उन्होंने? इसलिए नहीं छापी कि मैक्स मुलर जितना 50 साल तक लगातार परिश्रम करना किसी पंडित के लिए उस समय संभव नहीं था। पंडित बड़े-बड़े थे हमारे यहाँ, तपस्वी पंडित थे, छापाखाना भी आ चुका है, छपाई भी वो पंडित लोग कर रहे हैं। लेकिन मैक्स मुलर किल ने जो सपना बड़ा देखा, उतना बड़ा सपना उन्होंने नहीं देखा। मैक्स मुलर ने सपना देखा और उसको चरितार्थ ये महास्वप्न है। ऋग्वेद का छप जाना माने पूरे संसार में एक बड़ी क्रांति है। दुनिया बदल जाती है। पूरी दुनिया की संस्कृति की अवधारणा बदल जाती है। दुनिया की संस्कृति के बहुत सारे आयाम, छूते आयाम खुल जाते हैं ऋग्वेद के छपने के साथ। जैसे ही उसके सूक्तों के अनुवाद होने लगते हैं। छिटपुट सूक्त छपे हैं अलग-अलग ऋग्वेद 10,000 450 मंत्र जो ऋग्वेद के हैं वो एक साथ नहीं छपे। 1838 में पहले मंडल का लैटिन अनुवाद रोसेन जो है वह करा चुके थे और पूरा का पूरा ऋग्वेद इसके पहले कभी 10 मंडल वाला है, वह सामने नहीं आया था। बर्नूफ उस पर काम कर रहे थे, वो नहीं कर सकते थे, बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने शिष्य को कहा, एक घटना जो इसमें छूट गई है कि बर्नूफ ने ऋग्वेद की पोथी जब मैक्स मुलर ने नकल करने का काम हाथ में लिया और उन्होंने कहा कि मैं इस पर गुरुजी काम करूँगा। तो बर्नूफ ने उनसे कहा था कि देखो तुम जो चुरुट पीते हो, इसको पीना छोड़ दो। अब ऋग्वेद पर चूँकि काम कर रहे हो, तो ये जो धूम्रपान तो गलत शब्द है व्याकरण के अनुसार, तो स्मोकिंग जिसको कहा जाएगा, इसको छोड़ देना है। ये पवित्र पुस्तक है, भारत देश की बड़ी पवित्र पोथी है। तो ये जो स्मोकिंग, जो धूम्रपान तुम करते हो, इसको छोड़ देना। तो मैक्सवेलर ने फिर चुरुट पीना छोड़ दिया था। ऋग्वेद पर वो बाकी वर्षों तक जब काम करते रहे और किस तरह से उन्होंने फिर ये काम किया है, पेरिस की सारी पोथियाँ उन्होंने मिलाई, इंग्लैंड पहुँचे, वहाँ उनकी पोथियाँ उन्होंने मिलाई। ये मैं प्रसंग छोड़ देता हूँ, बहुत लंबे प्रसंग हैं, किस प्रकार से यात्रा उन्होंने की, इंग्लैंड पहुँचे, वहाँ भी उनको क्या-क्या संघर्ष करना पड़ा। पर एच.एच. विल्सन जो अच्छे प्रोफ़ेसर हैं संस्कृत के और यहाँ भारत आकर के उन्होंने पंडितों से अध्ययन किया। भारत के पंडित उनको बड़ी उम्मीद से देखते थे कि ये मदद करेंगे हमारी। एच.एच. विल्सन साहब, संस्कृत में पत्राचार छपा हुआ है, एच.एच. विल्सन और भारत के प्रमथनाथ तर्कवागी शादी पंडितों के साथ। तो ये पंडित हैं और एच.एच. विल्सन साहब अ, भारत के बारे में भी जानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो उन्होंने मैक्स मुलर की भी मदद की। बरनूफ उनका हौसला बढ़ाते रहे। उनकी माँ उनके साथ रहीं कि अब मेरा बेटा है, उसने ये धुन पकड़ ली है, तो बेरोज़गारी में संघर्ष करते हुए जैसा भी वो रह रहा है, कुछ पैसा बचा-वचा करके वो भेजती रहीं। इस तरह से अ, कुछ लोग थे जिनको पता चला कि ये जर्मनी से आया हुआ कोई लड़का है, जो भारत देश के ऋग्वेद पर काम कर रहा है। तो बेरन बुनसेन उस समय एक थे जो डिप्लोमेट थे। वो भारत के बारे में जानकारी रखते थे, थियोलॉजी में बड़ी उनकी रुचि थी, अध्यात्म विद्या में। तो वो मैक्स मुलर से चर्चा करने के लिए आते थे कि क्या तुम जानते हो भारतीय धर्म के बारे में? तो प्रभावित हुए, उन्होंने मदद की मैक्स मुलर की और बुनसेन उनके पिता के मित्र भी निकले, बुनसेन ने उनका हाथ थामा और अ, मदद उनकी की और सारी ऋग्वेद की पोथियाँ जो ऑक्सफोर्ड में और इंग्लैंड में मिल सकीं, उनसे पाठ मिला करके इस प्रकार से मैक्स मुलर ने पाठ तैयार किया और यह उनके जीवन का, ये मैंने जो कहा है कि 4 पौंड मेहनताना पर शीट पर ऑनरेरियम या मेहनताना जो भी कहें ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्धारित किया था। 4 बरस उन्होंने इसी मेहनताने के सहारे ऋग्वेद पढ़ते हुए, संपादन करते हुए गुजारे और 1847 में उन्होंने बड़ी, उनका पत्र है कि बहुत खुश होकर के सूचित करते हैं कि माँ बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से 4 पौंड पर शीट मुझे मेहनताना मिलेगा, अब मेरा काम चल जाएगा, मैं खाने-पीने का मेरा इंतज़ाम हो जाएगा और मैं ऋग्वेद की छपाई का काम कर लूँगा। माँ जो है कितनी बेटे के लिए चिंतित है कि नौकरी इसको नहीं मिल रही है, किसी तरह वहाँ रह रहा है विदेश में। ये सारे बड़े मार्मिक पत्राचार हैं, लंबे पत्र हैं, ये छपे हुए हैं, जो लोग मैक्स मुलर पर बोले हैं। वो ये पत्र मैंने तो पढ़े हैं ये पत्र, सब मुझे याद नहीं रहते। इतनी लंबी 600 पेज की 2 वॉल्यूम की किताब लगभग है, 1200 पेज की लगभग, तो मैंने पढ़े हैं ये पत्र। और किस तरह से मैक्स मुलर संघर्ष करके फिर ऑक्सफोर्ड आ गए थे, इंग्लैंड में कुछ समय रह कर के
ऑक्सफोर्ड में एक संगीतज्ञ के रूप में दीवाने थे वहाँ लोग। वहाँ तो मजलिसें होती थी, संगीत की गोष्ठियाँ होती थीं, वो पियानो वहाँ बजाते थे। तो उनको लोग बुलाते थे संगीत के लिए वहाँ भी, लेकिन लोगों को पता चला कि ये तो ऋग्वेद पर काम कर रहा है। तो ये नीरज सिंह चौधरी ने लिखा है कि ऑक्सफोर्ड की गलियों में जब वो टहलते हुए निकलते थे, तो झरोखों से झाँकते हुए लोग कहते थे कि अरे देखो लड़का जा रहा है, जिसने दुनिया के सबसे पुराने धर्म को खोज निकाला है। हिंदू धर्म को उसने खोज निकाला है। हमारी क्रिश्चियनिटी से तो बहुत पुराना है धर्म, ये लड़का बताता है। ऐसा लोग कहते थे। ये नीरज सिंह चौधरी ने बयान किया है और ये प्रामाणिक स्रोतों से उन्होंने ये जानकारियाँ दी हैं। और ऑक्सफोर्ड के उनके दिन, ऑक्सफोर्ड एक अलग तरह का शहर है। मैं लंदन में भी रहा हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड में भी गया हूँ। लंदन से बाहर निकल कर के जैसे ऑक्सफोर्ड में जाते हैं तो एकदम अलग माहौल में हम चले गए ऐसा लगता है। तो इसीलिए ऑक्सफोर्ड मैक्स मुलर गए थे कि लंदन की जो सारी दौड़-भाग है वो उसके बीच नहीं रह पा रहे थे, शांति से काम नहीं कर पा रहे थे। उसी तरह से ऑक्सफोर्ड में जाकर के उन्होंने कमरा लिया। वो संघर्ष करते हुए ऑक्सफोर्ड में वो काम करते रहे। नौकरियाँ तो बाद में उनको मिली हैं और ऋग्वेद के खंड उन्होंने छपवाने आरंभ कर दिए, इस तरह से संघर्ष करते हुए। और 1848 में लंदन का बसेरा छोड़ कर के वो ऑक्सफोर्ड आ गए थे। 52 साल बकाया ज़िंदगी के ऑक्सफोर्ड में मैक्स मुलर ने गुज़ारे। फिर नहीं गए ऑक्सफोर्ड से और कहीं। और जो सारस्वत साधना की है, वो अप्रतिम है, क्योंकि केवल ऋग्वेद के ही खंड नहीं हैं। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, उसके 50 खंड हैं। उनको देखिए कभी कि कितने-कितने संस्कृत के और पाली के दुर्लभ ग्रंथ सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के भीतर छपे हुए हैं। वो अभी भी काम के हैं। 150 साल पुराने वो खंड हैं। अभी भी हमारे लिए संदर्भ ग्रंथ के लिए उपयोगी हैं। उसमें कुछ तो अनुवाद स्वयं मैक्स मुलर ने किए हैं, धम्मपद का अनुवाद उनका अपना है और भी कई ग्रंथों के अनुवाद उनके अपने हैं। ये सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज़ उन्होंने छापी, अपने आप में बहुत बड़ा उपक्रम है, क्योंकि उसके बाद तो इस तरह की सीरीज़ दूसरी आने लग गईं। पाली टेक्स्ट सोसाइटी बनी और अन्य ग्रंथ निकलने लग गए, श्रृंखलाएँ जो बनी कि प्राचीन दुर्लभ ग्रंथों का जो भारत के हैं उनकी ग्रंथ श्रृंखला निकाली जाए। मैक्स मुलर ने शुरुआत की थी। भारोपीय भाषा विज्ञान की शुरुआत उन्होंने विलियम जोन्स के बाद फिर की, उसके आगे के पड़ाव पर वे गए। तो ये सब बातें मैक्स मुलर के संबंध में हैं। उनकी हँसी उड़ाई जाती थी क्योंकि जर्मनी से आए थे और अंग्रेजी बोलने का जो उनका अभ्यास था वो थोड़ा जर्मन भाषा से प्रभावित था। कोई फ्रेंच आदमी, जो जर्मन आदमी वो अंग्रेजी बोलेगा तो अंग्रेज लोग हँसेंगे। उससे ज़्यादा तो जो फ्रेंच वासी है और जर्मन वासी है, जिनको कि अपनी भाषा पर बहुत गर्व है और अंग्रेजी को वे अपनी भाषाओं से बहुत पिछड़ा मानते हैं, वे उसकी हँसी उड़ाएँगे। तो मैक्स मुलर की हँसी उड़ाई जाती थी उनके अंग्रेजी उच्चारण पे, क्योंकि जर्मनी से आए थे। दूसरे उसमें क्रिश्चियनिटी में उनकी अटूट आस्था थी। वे बहुत डिवोट क्रिश्चियन बने रहे। पर जो कट्टरपंथी मसीही पादरी थे, वो भी उनसे चिढ़ते थे। 2 तरफ से संघर्ष मैक्स मुलर को करना पड़ा। एक तो ऋग्वेद के छापने के कारण जो क्रिश्चियन समाज उनका विरोधी हो गया कि हिंदू धर्म की महान चीज़ों को इस तरह से सामने ला रहा है कि हमारी क्रिश्चियनिटी एक तरह से उसके सामने फीकी पड़ रही है, तो ऐसा काम कर रहा है वे लोग। दूसरे जो कट्टर क्रिश्चियंस थे, वे भी उनको पसंद नहीं करते थे। ये बहुत तनावपूर्ण जीवन ऑक्सफोर्ड में मैक्स मुलर का था। लेकिन आनंद का अतिरेक भी था। एक लड़की से उनका परिचय हुआ, बहुत सुंदर लड़की थी जॉर्जिया। दोनों इस तरह का प्रेम दोनों में हुआ जो 200 साल, 150 साल पहले का जो यूरोप का समाज है उसमें किस तरह से प्रेम होता था। एक अद्भुत प्रेम कथा है दोनों की। नीरज सिंह चौधरी लिखते हैं कि दोनों एक-दूसरे के बिना बहुत बेजार थे। एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, बेताब रहते थे एक दूसरे को देखने के लिए, लेकिन जॉर्जिना का परिवार इस शादी के लिए बिल्कुल सहमत नहीं था। तो कई साल, लगभग 6 साल इस तरह से बहुत तनाव में दोनों ने गुजारे। इसी के बीच ऋग्वेद का काम भी मैक्स मुलर करते रहे, प्रेम की तड़प भी झेलते रहे। अंत में झुकना पड़ा जॉर्जिना के परिवार वालों को और उनका विवाह हुआ। बहुत प्रेम था मैक्स मुलर का अपनी पत्नी से, उनके पत्रों से झलकता है। उनका वैवाहिक जीवन जिसमें कि 3 बेटियां और 1 पुत्र हुआ। इसके बारे में विजय भाई पंड्या ने भी चर्चा की है। इससे विस्तार से चर्चा नीरज सिंह चौधरी ने की है, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में।
प्रेममय मैक्स मूलर थे। और क्रिश्चियनिटी में जो प्रेम का स्वरूप है और जो यीशु मसीह के प्रति जो भक्ति है, उसमें वो रंगे हुए थे। कट्टरपंथ से वो भक्ति बहुत दूर है। मैक्स मुलर के बहुत सारे पत्रों से, उनके विवेचन से यह पता चलता है। उसके बारे में अब विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है। और विरह वेदना में भर करके मैक्स मुलर ने एक उपन्यास जर्मन भाषा में लिखा है, डॉइच लीबे। एक जर्मन का जीवन, ऐसा कुछ इसका कदाचित अनुवाद होगा। ये उपन्यास छपा तो मैक्स मुलर के जीवन काल में 12 संस्करण इसके हो चुके थे। 1900 में उनका निधन हुआ है। 1901 में 14वां संस्करण इसका छपा था और कई भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं। मामूली आदमी तो नहीं है मैक्स मुलर। उपन्यास भले ही उन्होंने जर्मन में लिखा है, लेकिन वो कांट की किताब का जो क्रिटिक ऑफ रियलिज्म है, या किताब का नाम हो सकता है, मैं गलत ले रहा हूँ, उसका उन्होंने जर्मन से अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैक्स मुलर को अंग्रेजी नहीं आती थी, वो धम्मपद का उनका अनुवाद पढ़ें, वैदिक सूक्तों के उनके कुछ अनुवाद हैं वो पढ़ें। और जो कांट की किताब है, कांट की बहुत अद्भुत भाषा है, बड़े फिलासफर हैं, उसका अनुवाद अंग्रेजी में करना आसान नहीं है, उसको पढ़ें। मैक्स मुलर के पत्र भी जब मैं पढ़ता हूँ तो तन्मय हो जाता हूँ। अद्भुत अंग्रेजी में लिखते हैं और राग जीवन का झलकता है उनके एक एक वाक्य से। लंबे वाक्य यद्यपि होते हैं, उस समय जो अंग्रेजी लिखी जाती थी, अब वो अंग्रेजी नहीं है कि आप वाई व यू भी नहीं लिखते हैं, केवल यू लिखते हैं। व्हाट्सएप की जो अंग्रेजी है, उन लोगों को यदि लगे कि मैक्स मुलर को अंग्रेजी नहीं आती है, तो आती थी, तो वे लोग अंग्रेजी के बड़े पंडित हैं भाई। तो ये मैक्स मुलर के जीवन के संघर्ष के बारे में अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैक्स मुलर के ग्रंथों की लंबी सूची है, जर्मन में और अंग्रेजी में। वो विजय भाई पंड्या ने दे दी है इस किताब में। जो दीप शिखा एक किताब है उनकी, गुजराती भाषा में उनके लेखों का संग्रह है। इसमें अच्छा लेख है मैक्स मुलर पर, और वो अध्येतव्य है। मैक्स मुलर को अच्छी तरह पढ़ के समझ करके ही उन्होंने लिखा है। तो मैक्स मुलर की 20 ग्रंथों की सूची उन्होंने दी है, इसमें कुछ छूट गए हैं, जैसे उपन्यास जो उनका जर्मन में है, और कांट की किताब का अनुवाद उनका है। कांट का बड़ा महाग्रंथ है वो, जिसका उन्होंने अनुवाद किया है। पर मैक्स मुलर के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, द साइंस ऑफ लैंग्वेज 2 भागों में 1891 में छपा है, द साइंस ऑफ रिलीजन, इन सब ग्रंथों से तुलनात्मक भाषा शास्त्र, तुलनात्मक धर्म, तुलनात्मक पुराकथा शास्त्र, इन नए अनुशासनों की नींव पड़ी। ये अनुशासन विकसित हुए। और इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ रिलीजन 1870 में छपा है। उनके लेक्चर्स के संग्रह हैं 3-4 जो इसमें सूचित हैं। और धर्म पर किताबें हैं, एंड इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ माइथोलॉजी, ये पूरा कथा शास्त्र पर उनका ग्रंथ है। 3 लेक्चर्स ऑन द वेदांत फिलॉसफी, ये अंग्रेजी में मिलती है किताब, मेरे पास है। वेदांत पर ये अच्छा ग्रंथ है, वेदांत को समझने के लिए, भारतीय दर्शनों को समझने के लिए। 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ये भारतीय षट दर्शनों पर उनकी किताब है। इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, ये किताब है। इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ी है। भारत से हम क्या सीखें, हिंदी अनुवाद इस किताब का मिलता है। गांधी जी इसको पढ़ के इतने प्रभावित हुए थे, उन्होंने कहा, ये कोटेड है कि इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, ये जो मैक्स मुलर की किताब है, इससे मैंने बहुत कुछ पाया और सीखा। मैं आऊंगा उस पर, मेरे आगे के वक्तव्य सुनिए और कृपा करके अग्रेषित कीजिए उन लोगों को जो मैक्स मुलर को लगातार खराब और भद्दी भाषा में गालियां देते आ रहे हैं। एक अध्येता मैक्स मुलर के वे हैं जो उपनिवेशवाद की दृष्टि से गंभीर अध्ययन मैक्स मुलर का करते हैं। उनका अगर आप पढ़ेंगे लेखन, तो लगेगा कि जो लोग मैक्स मुलर को गालियां दे रहे हैं, वे तो मैक्स मुलर की बातों को दोहरा रहे हैं। कि संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है, उससे भारत की सारी भाषाएं निकली हैं। ये जो आज के समाजशास्त्री बहुत गंभीर अध्ययन मैक्स मुलर का कर रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि ये एक औपनिवेशिक कंस्ट्रक्ट था। ये यूरोप के प्राच्य विदों ने ये एक निर्मिति तैयार की कि संस्कृत को सबसे पुरानी भाषा भारत की बता दो, उसी से सारी भाषाएं निकली हैं ये बता दो।
ये उनकी एक चाल थी। मैक्स मुलर भी उसमें हैं। आप तो उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं। मैक्स मुलर की बात दोहरा रहे हैं। गालियां भी आप उन्हीं को दे रहे हैं। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभय दुबे ने उस पर लिखा है, जो अच्छे समाजशास्त्री हैं। वो कैसे उपनिवेशवाद उस समय पनप रहा था। उसमें विलियम जोन्स भी आते हैं, मैक्स मुलर भी उसमें आते हैं। लेकिन ये बड़े विद्वान हैं। अभय दुबे को ये पता नहीं है कि ऋग्वेद क्या चीज होती है। उसको छापना 4 खंडों में 50 साल जिंदगी के लगा करके कितना काम है। एक एक शब्द पढ़ पढ़ करके आदमी सारस्वत साधना से गुजर करके दिव्य हो जाता है। कैसे दिव्य हो जाता है उसको तो विवेकानंद ने देखा। उस पर मैं आऊंगा, अगला सुनिएगा मेरा, कि विवेकानंद ने जिस दिव्य रूप के दर्शन मैक्स मुलर में किए, वो क्या कह रहे हैं। समाजशास्त्र की दृष्टि से अध्ययन करना, गंभीर अध्ययन करना, वो बहुत अच्छा है। और बिना कुछ पढ़े लिखे 2 लेटर्स मैक्स मुलर के पढ़ करके भद्दी गालियां देना, और ये कहना कि वो कर्मचारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, उसको वैदिक संस्कृत भी नहीं आती थी, उसने एक जाली ऋग्वेद छापा और उसने अपने सूक्त जोड़ दिए हैं उसमें। इस पर मैं आऊंगा आगे, क्यों कहा जाता है, किन लोगों ने ये कहा कि उसने एक जाली सूक्त उसमें जोड़ दिया है और वो जाली पूरी किताब बना रहा है। कौन लोग उस समय भी कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, जबकि पूरा ऋग्वेद प्रामाणिक है। क्यों माना गया जानकार लोगों के द्वारा कि जो मैक्स मुलर ने ऋग्वेद छापा है वो प्रामाणिक है। जो टेक्स्ट पर काम है, जो कि बहुत बड़ा काम है, जिसकी की कोई तुलना ही नहीं है, संसार में किसी ने ऐसा काम नहीं करके दिखाया, उसको तो मानना पड़ेगा। मैक्स मुलर के जो मंतव्य हैं भाषा शास्त्र को लेकर के, उससे असहमति हो सकती है, वो अपनी जगह हो सकती है। इसलिए विचार करना चाहिए कि मैक्स मुलर क्या थे। यह भी विचार करना चाहिए कि भारतीय संतों पर, भारतीय महापुरुषों पर मैक्स मुलर की मोटी किताब है, उसको पढ़िए कि मैक्स मुलर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं भारत के बारे में, भारत के संतों के बारे में। रामकृष्ण परमहंस पर उनकी मोटी किताब है, उसको पढ़िए, छपी हुई है। मैक्स मुलर, रोमारोला की जीवनी रामकृष्ण परमहंस पर अच्छी है, वो भी मैंने पढ़ी है। लेकिन मैक्स मुलर तो उसके पहले लिख चुके हैं रामकृष्ण परमहंस की जीवनी। भारत के बारे में वो काफी जानते हैं। तो ये 20 ग्रंथों की सूची तो विजय भाई पंड्या ने दी है। और भी मैक्स मुलर के कुछ ग्रंथ हैं, लेकिन मैक्स मुलर के बारे में मैंने अपनी अल्पमति से बहुत थोड़ा बोला है। मैक्स मुलर चरित बड़ा महान है, महत चरित है। मैं अभिभूत होकर के नहीं बोल रहा हूँ। मैक्स मुलर की कमजोरियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ी पर्सनालिटी है मैक्स मुलर अपने समय की। उसको समझ करके फिर कुछ कहना चाहिए। असहमति हो सकती है, लेकिन जो काम मैक्स मुलर का है वो विश्व में अद्वितीय है। इसको समझ करके कुछ बोलना चाहिए। इन शब्दों के साथ आज की बात तो मैं समाप्त करता हूँ। कल फिर लौट करके आऊंगा और मैक्स मुलर पर बात करूंगा। जो लोग बहुत भद्दी भाषा में मैक्स मुलर के बारे में बकझक करते हैं, वे भारत के शत्रु हैं। मैक्स मुलर भारत का शत्रु नहीं है। इन शब्दों के साथ आज का वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बुरा लगे तो बहुत अच्छा, अच्छा लगे तो और लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। धन्यवाद।